हेलो 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 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माय नेम इज गौतमी नायर और आज हम पढ़ने वाले हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इसमें वी आर गोइंग टू स्टडी द फोरमोस्ट चैलेंज विच इंडिया फेस्ड एट द टाइम ऑफ पार्टीशन एंड एज वेल एज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे दिया है एक इमेज जिसमें हमारे पहले प्रधानमंत्री जी वॉज गिविंग हिज फेमस स्पीच जिसको कहते हैं ट्रिस्ट विथ आवर डेस्टिनी। ओके इसके कुछ फेमस लाइंस है दैट एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया अवेक्स टू लाइफ एंड फ्रीडम, है ना। एक पूरी कंप्लीट स्पीच है यूट्यूब पे, अगर आप चाहोगे तो यू कैन इवन लिसन टू हिज कंप्लीट स्पीच एज वेल। इट्स वेरी इंकरेजिंग इवन टुडे in 2025 as well. His speech is very encouraging for all of us. तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि क्या क्या challenges India faced as the nation state when it born in the year of 1947. ठीक है, तो आगे मैंने यहाँ पे ये एनसीईआरटी में ये 3 इमेजेस दिए हैं। ये वो स्टैम्प्स हैं जो कि रिलीज हुए थे रिपब्लिक डे के दौरान। रिपब्लिक डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? जनवरी 26, 1950 को। और ये जितने भी ये 3 स्टैम्प्स हैं, इट शोड द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है, तो हो सकता है आपको बोर्ड एग्जाम्स में इनमें से कोई भी इमेज पूछ ले एंड दे कैन आस्क यू सिंपली दैट व्हाट वर द एस्पिरेशंस और व्हाट डू यू थिंक दैट दीज स्टैम्प्स आर इंडिकेटिंग टूवर्ड्स। तो जो सबसे पहला स्टैम्प आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसमें यू कैन सी दैट देयर इज अ चरखा एंड 2 लोग खड़े हैं, सो दैट इज सिंबलाइजिंग सिटीजन्स। एंड चरखा जो है इट वाज अ सिंबल ऑफ व्हाट? आवर फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, है ना। नेशनल मूवमेंट का ये सिंबल था जो कि लेके आए थे गांधी जी। इट सिंबलाइज्ड द बेसिक नीड्स ऑफ द सिटीजन्स ड्यूरिंग दैट टाइम। अगर आप सेकंड में देखोगे तो यहाँ पे आपको एक प्लो दिखेगा, एक हल जैसा एक आपको दिखेगा, अगेन symbolizing what? Agriculture. And agriculture even today is what? The backbone of our Indian society. और तीसरे इसमें you can see the celebration of जनवरी 26, 1950, एक रिपब्लिक डे परेड या फिर एक सेलिब्रेशन दिखा रहा है जिसमें पूरे के पूरे जितने भी सिटीजन्स थे इंडिया के, दे केम टुगेदर एंड सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे एज वेल एज लेटर दे सेलिब्रेटेड द रिपब्लिक डे। तो ये तीनों जो है एस्पिरेशंस बताता है इंडियन सिटीजन्स के। नाउ कमिंग टू व्हाट वर द चैलेंजेस व्हिच इंडिया फेस्ड। तो जो सबसे पहला चैलेंज था वो था यूनाइट करने का। वेरी ऑब्वियसली 565 princely states were there and few British provinces were also there, जैसे कि मद्रास प्रोविंस था, बॉम्बे प्रोविंस था। तो ये सब जो है अलग अलग तरीके से व्हाट दे वर गेटिंग, मतलब उनके अलग अलग रूलर्स थे और अलग अलग उनके क्या थे? मेथड थे या फिर नेचर था इन ऑर्डर टू व्हाट? इन ऑर्डर टू रूल द कंट्री और रूल देयर पर्टिकुलर स्टेट। अब 1947 में इंडिया आया, तो नाउ इंडियन लीडर्स के पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था दैट हाउ दे आर गोइंग टू unite these all states and the British provinces together and yet remain what? Yet remain accommodative to the diversity of our society. अब नॉर्थ रीजन के जो डिमांड्स हैं वो अलग रहेंगे, साउथ के अलग रहेंगे, नॉर्थ ईस्ट के अलग रहेंगे, वेस्ट के अलग रहेंगे, लैंग्वेजेस हमारे अलग हैं, कल्चर्स हमारे अलग हैं, एथनिसिटी ऑल्सो इज डिफरेंट, लैंग्वेज स्क्रिप्ट हमारी सब कुछ क्या है? डिफरेंट है। तो इन सारे नीड्स को, इन सारे एस्पिरेशंस को कैसे हमारे इंडियन लीडर्स आर गोइंग टू यूनाइट, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब दूसरा चैलेंज क्या था? टू एस्टैब्लिश व्हाट? डेमोक्रेसी। फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के दौरान ही जितने भी हमारे लीडर्स थे, जितने भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के जो बड़े बड़े टॉप नॉच लीडर्स थे, दे व्हाट? दे एडवोकेटेड अबाउट डेमोक्रेसी। क्योंकि हमारी कंट्री कैसी थी? हमारी कंट्री थी कॉलोनियल, ब्रिटिश राज के विदिन थी। एंड वी अंडरस्टूड वन थिंग कि अगर हमें आजादी मिलती है ब्रिटिश राज से, सो वी आर नॉट गोइंग बैक टू द प्रिंसली स्टेट्स मोड, वी आर नॉट गोइंग बैक टू दैट मोनार्किकल वे ऑफ what ruling over our citizens. We are going to establish what? We are going to establish democracy and we are going to bring in democratic principles. तो इंडिया adopted what? 1947 में ही we had adopted the representative type of democracy. तो 1947 में जो है स्टूडेंट्स,
यहां पे आया था हमारे पास द इंटरिम गवर्नमेंट। मैं अपने नोट्स में जितने भी इंटरिम गवर्नमेंट्स के जो लीडर्स थे और उनकी जो पोर्टफोलियो थे, मैं उसको लिस्ट वाइज वहां पे मेंशन करूंगी, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है सीयूईटी और बोर्ड के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको पूछा जाए कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, इंटरिम गवर्नमेंट में किसको बनाया था, हु वाज द होम मिनिस्टर। तो ये सब जो है आपको लीडर्स के नाम पता होने चाहिए। ओके, तो 1947 में इंटरिम गवर्नमेंट थी। उसके बाद जो है अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि 1951 और 52 में हुए थे जनरल इलेक्शंस। ठीक है, इसकी भी एक बहुत लंबी कहानी है। ये एक अलग तरीके का चैलेंज था इलेक्शन कमीशन के पास में, और इसी जनरल इलेक्शन के बाद जो है फाइनली जो है एक प्रॉपर गवर्नमेंट, प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट थी वो इंडिया में एस्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, तो इसको एस्टैब्लिश करना, इट वाज द सेकंड चैलेंज, एस्टैब्लिशिंग व्हाट, एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी। बिकॉज उस टाइम पीरियड में कई सारे कंट्रीज जो हैं दे गॉट इंडिपेंडेंस, बट दे डिड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि उनको क्या लगा कि दैट सबसे पहले जो है वी हैव टू फोकस ऑन यूनाइटिंग द कंट्री, वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट, नेशनल सिक्योरिटी, in terms of what, uniting the entire country। तो उस बेसिस पे what the other countries like पाकिस्तान, म्यांमार, साउथ कोरिया, ये वो कंट्रीज हैं जो कि 1940s के दौरान इंडिपेंडेंट हुए थे, 1940s 50s के दौरान हुए थे। साउथ कोरिया जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ था जापानीज कोलोनियलिज्म से। तो ये जितने भी कंट्रीज आए थे दे डिड नॉट फॉलो इनिशियली डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, बट इंडिया ने स्टार्टिंग में ही राइट फ्रॉम 47 इटसेल्फ दे हैड डिसाइडेड कि हम जो है विल बी कमिटेड टू डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ओनली। अब आते हैं तीसरे चैलेंज पे। नाउ दे हैड टू इंश्योर डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो किसके लिए काम कर रही थी भाई, वो काम कर रही थी प्रॉफिट जनरेशन के लिए और अपने कंट्री को फायदा पहुंचाने के लिए। प्रॉफिट टू होम, प्रॉफिट टू द ब्रिटिश सिटीजन्स, टू द ब्रिटिश पीपल, हमारे पैसों से, है ना। इसको क्या बुलाया था दादा भाई नारोजी ने, ही कॉल्ड दिस एज द ड्रेन ऑफ वेल्थ। है ना, आपने ये हो सकता है हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा। तो दादा भाई नारोजी केम विद दिस थ्योरी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, पैसा यहां से जा रहा है नॉट फॉर आवर ओन डेवलपमेंट बट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश सिटीजन्स, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन कंट्री। तो यहाँ पे थर्ड चैलेंज ये था कि किस तरीके से दे आर गोइंग टू इंश्योर डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन सिटीजन्स एंड व्हाट प्रिंसिपल्स दे आर गोइंग टू फॉलो। दे आर गोइंग टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी। अगर आप हमारा प्रियम्बल देखेंगे तो इक्वालिटी का जो हम प्रिंसिपल फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं, इक्वालिटी इन टू वेज, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, यानी कि वेदर यू आर रिच पुअर, फीमेल और मेल, बच्चे हो बूढ़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस जो है कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू प्रोवाइड यू। एंड सेकेंड काइंड ऑफ इक्वालिटी इज इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग व्हाट, गेटिंग अपॉर्चुनिटी। अगेन अपॉर्चुनिटी सिर्फ कुछ लोगों के लिए, कुछ सेक्शंस के लिए लिमिटेड नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सभी को मिलना चाहिए। ओके, एंड द नेक्स्ट इज कैसे होगा ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी या फिर बाकी जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं कैसे दिए जाएंगे, थ्रू फंडामेंटल राइट्स एंड थ्रू व्हाट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इंडिया किस तरीके की गवर्नमेंट थी, इंडिया अडॉप्टेड within its constitution what, just a second, yes, within its constitution इंडिया ने बोला कि इंडिया रहेगा एक वेलफेयर स्टेट, है ना। और ये वेलफेयर स्टेट का जो प्रिंसिपल है, यानी कि ये जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं ये मेंशन्ड है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ठीक है, ये आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 और आर्टिकल्स जो है वो है 36 से लेके 51 तक। ओके, तो ये हो गया आपका क्लास 11th का थोड़ा सा रिवीजन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वो दिया है आपके
क्लास 11th में। तो ये थे स्टूडेंट्स वो 3 challenges which India was facing right after getting independence। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट कि पार्टीशन के दौरान 1947 में जो सिटीजन्स ने जो पार्टीशन फेस किया था वो कितना ज्यादा ब्रूटल था, वो अभी हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू पढ़ेंगे। हालांकि सिर्फ कुछ वर्ड से या फिर किताब से पढ़ने से वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आर सिटीजन्स वर फेसिंग ड्यूरिंग दैट टाइम, बट वी हैव टू रीड इट बिकॉज हमको एग्जाम में वो चीज लिखना होगा, सीयूईटी में भी आपको क्वेश्चंस आएंगे। सो लेट्स रीड अबाउट दैट। तो मैंने यहाँ पे जो है एनसीईआरटी में से एक एक्सर्प्ट निकाला है, महात्मा गांधी जी का है, जो कि उन्होंने कोलकाता राइट्स के दौरान दिया था 14 अगस्त 1947 को। व्हाट डिड ही से? टुमारो वी शैल बी फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द ब्रिटिश डोमिनेशन, बट एट मिडनाइट इंडिया विल बी पार्टीशनड। टुमारो will thus be a day of rejoicing but as well as a day of mourning। ये हो सकता है कि आपको ऐसा स्टेटमेंट जो है बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में पूछते हैं, एंड दे माइट आल्सो आस्क यू दैट हु गेव दिस स्टेटमेंट, बट उसके अलावा एग्जाम के अलावा दिस आल्सो शोज कि किस दुविधा में उस टाइम पे सिटीजन्स थे। एक तरफ वो लोग सेलिब्रेट भी कर रहे थे एंड दूसरे तरफ दे वर आल्सो मोर्निंग बिकॉज ऑफ द पार्टीशन। ठीक है, so the two nation states that came into existence were India and Pakistan, and this was the result of partition। तो मुस्लिम लीग ने ये एडवांस किया था टू नेशन थ्योरी। तो क्या हुआ था 1946 के दौरान, अगस्त में ही, जस्ट अ मिनट, 1946 में अगस्त में ही मुस्लिम लीग अंडर मोहम्मद अली जिन्ना they launched something called as the direct action day। ये अगेन आपके हिस्ट्री में दिया हुआ है। देखिए हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिक्स से, यानी कि जो इंडिपेंडेंस वाली जो पॉलिटिक्स है उससे काफी ज्यादा रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं दे कैन ऑल्सो रिवाइज देयर फैक्ट्स हियर इटसेल्फ। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्शन डे उन्होंने किया था, और डायरेक्ट एक्शन डे के टाइम पीरियड में मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत ही स्ट्रांगली जो है ये पुट किया दैट वी वांट अ सेपरेट नेशन कॉल्ड पाकिस्तान। उसके पहले भी कई बार जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान या फिर एक सेपरेट नेशन बनाने की बात की थी, ओनली फॉर मुस्लिम्स, ओनली फॉर द मुस्लिम्स, बिकॉज ही फियर्ड कि अगर इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है, यानी कि ब्रिटिश राज खत्म हो जाता है, सो ही वाज वरिड दैट मुस्लिम्स आर गोइंग टू बी व्हाट द माइनॉरिटी इन इंडिया, एंड उनके जो नीड्स हैं वो कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएंगे इन एन कंट्री वेयर हिंदूज आर डोमिनेटिंग एंड वेयर मुस्लिम्स आर इन माइनॉरिटी। और उसी वजह से 46 में he rapidly was arguing, he rapidly was keeping forward his idea of making a separate nation for the Muslims called as Pakistan। उसके पहले भी कई सारे पॉलिटिक्स थे, बट ये डायरेक्ट एक्शन डे वाज वन जहां पे उन्होंने स्ट्रांगली ये आइडिया पुट किया था। उसके पहले भी ब्रिटिशर्स के साथ ही सैट एंड ही डिस्कस्ड की दैट ही वांट दिस, ही वांट अ सेपरेट नेशन, बट 46 का जो डायरेक्ट एक्शन डे है वो अल्टीमेटली it led to a place where Congress and Mountbatten जो लास्ट वाइसरॉय थे इंडिया के, they all had to agree कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, there is no returning back from here, we have to establish Pakistan। ठीक है, तो कांग्रेस ने भी इसके बाद अग्री किया, and even the British under Mountbatten agreed that we are going to make a separate nation। okay, प्रोसेस के पहले यहाँ पे दिस इज व्हाट आई हैव मेंशन। तो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था 16 अगस्त 1946 को, जहां पे एक्टिवली मोहम्मद अली जिन्ना वाज डिमांडिंग फॉर व्हाट, अ सेपरेट नेशन। नेक्स्ट, ओके, नाउ अब हमने पढ़ लिया है कि पार्टीशन तो हो गया, अब हम ये पढ़ेंगे कि प्रोसेस क्या था पार्टीशन का। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी वाज टेकन इनटू कंसिडरेशन, यानी कि जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज थे, नाउ दे हैड टू मेक अ सेपरेट नेशन कॉल्ड एज पाकिस्तान। बट चैलेंज यहाँ पे क्या था कि कोई ऐसा कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं था एक जगह पे इंडिया में जहां पे हम बोल सकते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर एरिया को काट के हम एक सेपरेट नेशन बना देते हैं। इट वाज नॉट पॉसिबल लाइक दैट। यूरोप में अगर आप देखेंगे
एथनिसिटी से अलग अलग एरियाज डिवाइडेड है, यानी कि स्पेन के लोग, फ्रांस के लोग, जर्मनी के लोग, इट वाज वेरी इजी फॉर देम टू मेक बाउंड्रीज। बट इंडिया में सब लोग एकजुट रहते थे, एक साथ रहते थे, और इतने सालों से फ्रॉम सो मेनी सेंचुरीज दे वर लिविंग टुगेदर, सो इट वाज डिफिकल्ट टू मेक अ डिसीजन कि कौन से पर्टिकुलर एरिया को हम पर्टिकुलरली बोल सकते हैं दैट दे कैन बी डिवाइडेड एंड इट कैन बी कॉल्ड एज पाकिस्तान। सो दिस वाज द चैलेंज what the leaders were facing during that time. But क्या देखा गया कि that there were two main areas जहां पे मुस्लिम्स हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में थे। ठीक है, तो एक कौन सा एरिया था? एक था पंजाब प्रोविंस और दूसरा था द बंगाल प्रोविंस। अब ये देखा गया कि दैट अब ये जो दोनों जगह थे ये कंप्लीटली दूर थे, तो इसी वजह से पाकिस्तान एक लैंड नहीं, पाकिस्तान दो लैंड को बोला गया, यानी कि पाकिस्तान कंप्राइज्ड ऑफ टू पर्टिकुलर टेरिटरीज कॉल्ड एज द ईस्ट एंड द वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो वेस्ट पाकिस्तान आज भी है, बट द ईस्ट पाकिस्तान इन द पीरियड ऑफ 1971 during the Indo-Pak war it got liberated and today it is called as Bangladesh। और यहाँ पे जो है कोलकाता जो रीजन था, यानी कि जो बंगाल का जो रीजन था और पंजाब का जो रीजन था, दैट गॉट डिवाइडेड एंड दे हैड टू फेस द ब्रंट ऑफ ब्रूटल पार्टीशन। नाउ द टू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस पंजाब एंड बंगाल थे, वेयर ऑल्सो नॉन मुस्लिम्स वर ऑल्सो प्रेजेंट इन मेजॉरिटी, और इसी वजह से लीडर्स वर फेसिंग दिस प्रॉब्लम कि अब उनको वापस कैसे लेके आए जाए। और एक क्वेश्चन ये रेज हुआ कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं अब वो बन जाएंगे माइनॉरिटी इन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, और अब उनका क्या होगा? दिस वाज अ वेरी बिग क्वेश्चन फॉर द इंडियन लीडर्स। नाउ ये मिडनाइट 14th और 15th अगस्त को ये डिसीजन लिया गया था कि बंगाल और पंजाब को हम डिवाइड करेंगे, बट एट द मिडनाइट ऑफ 14th एंड 15th अगस्त ये डिसीजन नहीं ले पाए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट को हमको डिवाइड करना है, बिकॉज द डिवीजन हैड टू हैपन एट द लोएस्ट लेवल पॉसिबल, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर उसके नीचे भी ताल्लुक या फिर विलेज लेवल तक हमको जो है प्लेसेस को डिवाइड करना था। बट ये जो है चीज मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त के नहीं हो पाई व्हेन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान वर गेटिंग इंडिपेंडेंट। अब जब ये डिसीजन नहीं लिया गया, नाउ पीपल वर इन अ फिक्स, पीपल वर कंफ्यूज्ड कि हमको अब रहना कहां पे है। आर वी नाउ द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान और नाउ आर वी द सिटीजंस ऑफ इंडिया? और इसी कंफ्यूजन की वजह से वायलेंस होने लगा, दैट वायलेंस converted into communal violence and that made partition more and more brutal for citizens of Punjab and the citizens of Kolkata. Now again as I've said कि ये जो नॉन मुस्लिम जो पॉपुलेशन थी पंजाब और पंजाब and in Kolkata or in Bengal, now the problem of minorities, what? It gave another challenge to the leaders. Okay. Now, lakhs of Hindus and Sikhs in the areas that were now in Pakistan and an equally large number of Muslims on the Indian side of Punjab and Bengal and to some extent in Delhi found it themselves trapped because decision नहीं ले पाए leaders कि midnight के 14-15 अगस्त के कि किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे, और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन इन लोगों को अब होने लगा कि दैट कि अब हमको शिफ्ट करना है, हमको क्या अब दूसरे देश जाना पड़ेगा कि नहीं। नाउ दे बिकेम व्हाट? एन अनडिजायरेबल aliens in their own home or in their own nation। जरा सोचिए कि आज हम इंडिया में और कल मुझसे कोई कह दे कि अब आपको बस अपना सब कुछ बैग्स पैक करिए, नाउ यू हैव टू मूव टू अनदर कंट्री। नाउ दिस इज सच अ बैड or a brutal situation for them. Next, as soon as it became clear that the country was going to be partitioned, the violence started at an unprecedented level. Now ये किसी ने भी सोचा नहीं था। Now what these leaders thought कि हो सकता है शायद एक दिन का ये वायलेंस चलेगा, मैक्सिमम अगली सुबह तक हो सकता है कि ये वायलेंस चले, बट दिस कंटिन्यूड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और उसके आज भी रेपरकशंस हैं, और ये किसी ने भी नहीं सोचा था, ना ही ब्रिटिशर्स ने सोचा था और ना ही ये इंडियन लीडर्स ने सोचा था, बिकॉज इतना ज्यादा कंफ्यूजन है व्हेन पॉलिसीज आर मेड। सी दिस इज द थिंग,
आज भी जब कोई पॉलिसी बनती है एंड इफ इट इज नॉट वेल कम्युनिकेटेड टू द सिटीजन्स, हमेशा ही कंफ्यूजन अराइज होता है इफ दे आर नॉट व्हाट वेल कम्युनिकेटेड। अगर आप लोगों तक वो बात पहुंचाओगे नहीं दैट व्हाट द लीडर्स आर टेकिंग द डिसीजंस, जब भी वो चीज वेल कम्युनिकेटेड नहीं होती है हमेशा ही कंफ्यूजन अराइज होता है एंड वायलेंस इज बाउंड टू हैपन इन सच सिचुएशंस। हम आज भी ये चीज देख सकते हैं कि अगर कोई एग्जाम रिलेटेड भी अगर कोई गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी लेके आती है, फार्मर्स को लेके कोई नई पॉलिसी लेके आती है, अगर आप उसके ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इफ यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग टू द जनरल सिटीजन तो कंफ्यूजन होती है। आजकल अब क्या है, फेक इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन इज नाउ अराइजिंग, और ये चीज तब भी हो रही थी, यही फेक और मिस इंफॉर्मेशन तब भी बताई जा रही थी, और उसी वजह से जो कि पहले आपके दोस्त हुआ करते थे, जो आपके नेबर्स हुआ करते थे, आज आप उन्हीं को ही एज अ एनिमी देखने लगे एंड यू बिकेम एन अनडिजायरेबल एलियन इन योर ओन होम। नाउ नो वन हैड क्वाइट एंटिसिपेटेड, जैसे मैं आपको बता चुकी हूं, द स्केल ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड नो वन हैड एनी प्लान्स फॉर हैंडलिंग दिस। नाउ दिस शोकेसेस व्हाट, मिसमैनेजमेंट, और ये आज भी होता आ रहा है। ये मिसमैनेजमेंट ब्रिटिशर्स के तरफ से भी था, बिकॉज व्हाट हैपेंड वाज दैट जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया तो उसके तहत जो है ब्रिटिशर्स ने कंप्लीटली अपने हाथ उठा दिए थे। जैसे ही उनको पता चल गया कि भाई 14-15 अगस्त को पार्टीशन होने वाला है, इंडिपेंडेंस होने वाला है, दे कंप्लीटली स्टॉप्ड हेल्पिंग बोथ दीज लीडर्स, इवन दो वाइसरॉय माउंटबैटन थे, बट उसके बावजूद दे डिड नॉट मैनेज द सिचुएशन वेल, और उसी हिसाब से और उसी के वजह से दिस सिचुएशन गॉट एस्केलेटेड सो मच। नाउ व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन। अब हम प्रोसेस पढ़ चुके हैं क्या हुआ था, अब हम आगे आते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे पार्टीशन के। नाउ ऑफ कोर्स 1947 was the year of the largest, most abrupt, unplanned, and tragic transfer of population that human history has known. In the name of religion, people of one community ruthlessly killed and maimed people of another community. और ये जो cities थे, cities like Lahore, Amritsar and Kolkata, they became divided into what? Communal zones. These were the places which flourished इकोनॉमिकली, कल्चरली, और यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, दे ऑल यूज टू लिव हियर पीसफुली, बट अचानक से 14th-15th अगस्त के रात को दे बिकेम एनिमीज ऑफ वन अनदर। नाउ minorities on both sides of the border fled their home and often secured what? Temporary shelter in refugee camps. Next, even during the journey of crossing the border, they were often attacked, killed, और women were raped in huge numbers. और बहुत सारे जो ऑथर्स थे उस टाइम पे, जितने भी पोएट्स थे, ऑथर्स थे, उर्दू के भी, हिंदी के भी, सिख रिलीजन से भी, दे कॉल्ड दिस पार्टीशन एज डिविजन ऑफ हार्ट्स। तो जब आप कोई क्वेश्चन लिखेंगे पार्टीशन पे, याद रखिएगा, मेंशन दिस एज अ पॉइंट दैट जो ऑथर्स थे या जो राइटर्स थे, दे मेंशन दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ पार्टीशन एज डिविजन ऑफ हार्ट्स। Apart from displacement of the people, properties and assets और even political division of the country was also done. तो क्या क्या चीजें डिवाइड हुई? सिर्फ लोग डिवाइड नहीं हुए, क्या क्या चीजें डिवाइड हुई? टेबल्स, चेयर्स, टाइपराइटर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द पुलिस बैंड was also divided. और यहाँ पे एक और चीज डिवाइड हुई थी, वो हुई थी आर्मी। तो आर्मी के भी जितने मेंबर्स थे, जितने रेजिमेंट्स थे पंजाब और बंगाल साइड, वो भी डिवाइड हुए थे। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, रेलवेज के एम्प्लॉयज थे, वो भी ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में डिवाइड हो गए थे। एंड अपार्ट फ्रॉम द पार्टीशन, द क्वेश्चन विच नाउ रेज्ड इन इंडिया वाज हाउ वुड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is going to treat its Muslim citizens and other minorities, because question क्या उठने लगा, there were many leaders or there were many organizations जिनको ये लगने लगा that if Pakistan has been now made for the Muslims, तो India should be only for Hindus. तो कुछ organizations थे जो कि ये चीज या फिर ये आइडिया को
फ्लोट कर रहे थे. बट जो इंडियन लीडर्स थे, what did they decide? They decided that they are going to treat all religions equally. And what did they cherish? They cherished the idea of secularism. Secularism हमारे जो प्रियम्बल है, सेक्युलरिज्म वर्ड मेंशन्ड है. हालांकि सेक्युलरिज्म वर्ड को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट से. ये आपने अपने 11th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी में पढ़ा होगा. बट उसके पहले भी हमारे जितने भी लीडर्स थे, दे चेरिश्ड द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म. और हम एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं. अगेन ये आपने पढ़ा हुआ है, आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट ओवर हियर. द प्रिंसिपल वी फॉलो इन सेक्युलरिज्म इज प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस. यानी कि स्टेट और रिलीजन का कंप्लीट सेपरेशन नहीं है. वी फॉलो अ प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस, जहां पे जो भी हमको लगता है कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर्स या फिर जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, दैट इज अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी, दैट इज अगेंस्ट फीमेल्स, दैट इज अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट द लार्जर आइडिया ऑफ आवर कंट्री, तो वहां पे द स्टेट इज गोइंग टू इंटरवीन. वहां पे इंडिया और द गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंटरवीन. और बाकी जगह पे दे आर गोइंग टू रिस्पेक्ट the ideals and the practices of all the religions equally. तो यहाँ पे state does not follow or has any kind of state religion. Okay. Now we have studied about partition, the process of partition, consequences of the partition. इसके अलावा आपके NCERT में जो है कुछ writers के नाम दिए हुए हैं. हो सकता है कि आपको बोर्ड एग्जाम में या CUET में इनके बारे में पूछ ले. दैट इज द रीजन आई एम मेंशनिंग इट ओवर हियर. अदरवाइज इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड और यू डोंट हैव टू राइट देम इन योर आंसर्स. ओके. तो यहाँ पे जो है एक तो फैज अहमद फैज मेंशन्ड है. इसके अलावा अमृता प्रीतम के बारे में भी मेंशन्ड है. सो अमृता प्रीतम का जो पोएम है, यू कैन रीड दैट. वारिस शाह के नाम से उन्होंने लिखा है ये. Today I call Varish, I guess that is the name of the entire poem. You can read that. It's beautifully written. She was a beautiful poet, also a Sahitya Academy winner as well. इसके अलावा जो फैज अहमद फैज हैं, वो अनपार्टीशनड इंडिया के पार्ट थे. और जब पार्टीशन हुआ तो ही डिसाइडेड टू स्टे इन पाकिस्तान. और पाकिस्तान में जब आर्मी का रूल था, मिलिट्री का रूल था, उस टाइम पे फैज अहमद फैज ने कई ज्यादा जो है मूवमेंट्स और उन उसके जो डिक्टेटोरियल जो टेंडेंसी थी पाकिस्तान को, उसके अगेंस्ट उन्होंने कई सारे पोएम्स लिखे थे. और एंड ही टेंड टू रेज हिज वॉइस एज वेल. एंड अमृता प्रीतम वाज आल्सो अ वेरी एक्टिव पर्सन. यानी कि पॉलिटिक्स में भी उन्होंने काफी सारे कटाक्ष, यानी कि काफी सारे क्रिटिकल थिंग्स उन्होंने, शी हैज रिटन अबाउट द गवर्नमेंट. शी बिलोंग्ड फ्रॉम पाकिस्तान, बट आफ्टर द पार्टीशन शी केम टू दिल्ली. ठीक है. तो ये दो पोएट्स हैं, एक इंडिया आई, एक पाकिस्तान में ही रहे, बट दोनों ने ही जो है पार्टीशन के बारे में लिखा है. इसके अलावा एक और राइटर के बारे में आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है. अ स्मॉल एक्सर्प्ट इज गिवन. तो वो जो एक्सर्प्ट लिया गया है, वो जो शॉर्ट स्टोरी ली गई है, उस स्टोरी का नाम है कैजर नब्जी और ये लिखा है सदत हसन मंटो ने. अगेन मंटो ऑल्सो स्टेड इन पाकिस्तान. He was born and he died in Pakistan only, but again he was not happy with the partition and he constantly wrote about the effects of the partition. And later जो पाकिस्तान का जो मिलिट्री रूल था, उसके अगेंस्ट भी he raised his voice. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम पूरा जो पढ़ चुके हैं. और उसके अलावा जो है अगेन इन एनसीईआरटी महात्मा गांधी के बारे में भी दिया हुआ है कि दैट व्हाट ही फेल्ट at the midnight of 14th and 15th August. So he did not participate in the celebrations of the independence because he went to Kolkata. क्योंकि कोलकाता में उस दौरान ही, उसी रात को कोलकाता राइट्स चल रहे थे. and he tried to suppress that riot. और जैसे ही वो राइट सप्रेस हुआ, उनको पता चला कि दिल्ली में भी जो है हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में अब राइट्स शुरू हो चुके हैं. उसी राइट्स को कर्ब करने के लिए, और दूसरी बात ये है, इंडियन गवर्नमेंट ने जो है फाइनेंसेस प्रोवाइड नहीं किए थे टू पाकिस्तान. नाउ ही वाज नॉट वेरी हैप्पी कि जो पैसे दिए गए थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिवाइड होने के लिए, उसका जो भाग था, उसका जो शेयर था पाकिस्तान को मिलने का, द इंडियन गवर्नमेंट डिड नॉट गिव. और इनके प्रेशराइजेशन की वजह से ये जो फाइनेंस था वो पाकिस्तान को दिया गया. एंड ही केम टू दिल्ली
to suppress the riot which was happening at that particular place as well. But उन्होंने जो है जनवरी 1948 यानी कि 30th जनवरी 1948 को he held what? He held an evening prayer. I guess ये आपको दिख नहीं रहा है, so यहाँ पे लिखा हुआ है an evening prayer in Delhi. और इसी इवनिंग प्रेयर में एक एक्सट्रीमिस्ट पर्सन जिसका नाम है नाथुराम गोडसे, he fired 3 bullets at him which killed him instantly. So Mahatma Gandhi did not rejoice during the independence time period. He said कि एक भाग रिजॉइस कर रहा था बट दूसरा भाग जो है, दूसरा पार्ट जो है इंडिया का, इट वाज मोर्निंग. And when he died on 30th January 1948, with him the ideals of truth, satyagraha, non-violence, that also came to an end. So this was the sacrifice which Mahatma Gandhi ji gave because his ideals were not appreciated by everyone. There were certain extremist groups which were not happy with the way Mahatma Gandhi was dealing with the partition, and because of that reason only one person जिनका नाम है नाथुराम गोडसे, he fired at महात्मा गांधी जी. तो ये थी कहानी पार्टीशन की. So we have completed with the challenges of the nation building. इसके बाद we are going to release the videos for other challenges as well. बाकी challenges थे with respect to the integration of the princely states, जहाँ पे हम बात करेंगे हैदराबाद की, मणिपुर की, जूनागढ़ की, एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज, जिसका मैं हम ऑलरेडी जो है एक वीडियो रिलीज कर चुके हैं. यू कैन फाइंड दैट ऑन आवर यूट्यूब चैनल. इसके अलावा स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरीज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट आई हैव टॉट यू टुडे, प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. और आई एम गोइंग टू ब्रिंग an interesting video next time we are going to meet. Till then, take care. Bye.